हेलो एंड वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। रोजगार अब वैश्विक मुद्दा बन चुका है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार सृजन को सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा बताते हुए वर्ल्ड बैंक से रोजगार सृजन करने वाले उच्च प्राथमिकता के कौशल क्षेत्रों की पहचान करने में देशों की मदद करने का आह्वान किया है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर आर्थिक चुनौतियों और तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल बदलावों को देखते हुए नौकरियां सबसे बड़ी वैश्विक समस्या बन गई है। इस वजह से युवाओं के लिए नौकरी बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कौशल को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने वर्ल्ड बैंक से आग्रह किया है कि वो डेटा विश्लेषण और ज्ञान कार्य के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाले कौशल क्षेत्रों की पहचान करने में देशों की मदद करें, जिससे रोजगार सृजन, कौशल मिलान और श्रम बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। चालू वित्त वर्ष में 7% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। कंपनियों की दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजों ने वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में 7% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। अभी तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनुमान से कम रहा है। शहरी इलाकों से घटती मांग ने सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। एक्सपोर्ट में आ रही गिरावट में भी हाल फिलहाल सुधार आने की कोई उम्मीद नहीं है। आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% जीडीपी का अनुमान जताया गया है। आरबीआई ने भी 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% रही थी, जिससे भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बन गई थी। अप्रैल-जून 2024 में ग्रोथ रेट घटकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7% पर आ गई। इसका मुख्य कारण कृषि और सेवा क्षेत्रों का खराब परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आगाह करते हुए कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष के साथ दुनिया में बढ़ते तनाव से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुस्त पड़ने और इसके भारी कर्ज के दलदल में फंसने का जोखिम है। आईएमएफ ने चीन के नेताओं से आग्रह किया है कि वो अपने देश की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और ज्यादा निर्णायक कदम उठाए। ऐसा नहीं करने पर आर्थिक वृद्धि दर के और नीचे जाने का जोखिम बना रहेगा। आईएमएफ ने इस साल वैश्विक वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान जताया है, जो बहुत कम है। कई देश उन कर्जों से जूझ रहे हैं जो उन्होंने कोविड-19 महामारी के टाइम पर उससे निपटने के लिए उठाए थे। आईएमएफ के अनुसार इस साल दुनिया भर में सरकारी कर्ज 1 लाख अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा। ये वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 93% के बराबर होगा। कर्ज का यह आंकड़ा 2030 तक 100% तक पहुंच सकता है। भारत सरकार ने देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर डबल कर दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस वृद्धि के जरिए मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कर्ज की बढ़ी हुई सीमा का लाभ उन उद्यमियों को मिलेगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है। सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, एसएमई और आय उत्पादक गतिविधियों के लिए आसान गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। मौजूदा योजना के तहत बैंक 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के तहत गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराते हैं। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन भारत में आईफोन 16 प्रो सीरीज का उत्पादन शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए 267 करोड़ रुपए के नए उपकरण भी खरीदे हैं। आईफोन 16 प्रो सीरीज का उत्पादन तमिलनाडु यूनिट में किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब एप्पल के हाई एंड आईफोन प्रो सीरीज को चीन के अलावा किसी और देश में बनाया जाएगा। फॉक्सकॉन ने कहा है कि उसकी सब्सिडरी फॉक्सकॉन होन आई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एप्पल ऑपरेशन लिमिटेड से 267 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी है। एप्पल ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वो जल्द ही मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स सीरीज का उत्पादन शुरू करेगी। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें दिन जारी रहा। चौतरफा बिकवाली के दबाव के बीच बीएसई सेंसेक्स करीब 663 अंक गिरकर 80,000 के स्तर से काफी नीचे आ गया। एनएसई निफ्टी 218 अंक गिरकर 24,200 के नीचे फिसल गया। विश्लेषकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निकासी और कंपनियों ने कमजोर तिमाही नतीजे बाजार में गिरावट की प्रमुख वजह है। इस पूरे हफ्ते गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सप्ताह के सभी 5 दिन बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। सितंबर तिमाही के खराब प्रदर्शन से
निवेशकों ने बिकवाली का रुख अपना लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने तक बाजार में गिरावट का दौर बना रहेगा। नौकरी के बेहतर अवसर और ज्यादा वेतन वृद्धि के मामले में बेंगलुरु देश का टॉप शहर है। यहाँ सालाना 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई और दिल्ली का नंबर आता है। टीम लीज सर्विसेज जॉब्स एंड सैलरीज प्रीमियम रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में औसत मासिक वेतन 29,500 रुपए है, जिसे देश में सबसे ज्यादा वेतन देने वाला शहर बन गया है। चेन्नई में वेतन 7.5% और दिल्ली में 7.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। चेन्नई में औसत मासिक वेतन 24,500 रुपए है, जबकि दिल्ली में 27,800 रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई और अहमदाबाद में भी वेतन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिससे प्रमुख रोजगार केंद्रों के रूप में उनका महत्व और मजबूत हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में औसत वेतन 25,100 रुपए है, जबकि पुणे में 24,700 रुपए। 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए आय असमानता वित्त वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच 74.2% तक घट गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट भारत में असमानता की स्थिति बिगड़ने के बहुप्रचारित मिथक के मुताबिक निम्न आय वर्ग के लोग आबादी में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। ये दर्शाता है कि सरकार के निरंतर प्रयास आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों की आय बढ़ रही है। 3.5 लाख रुपए की आय वाले लोगों की आय असमानता में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 31.8% थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 12.8% हो गई। इस समूह की आय हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में 9% तेजी से बढ़ी है। ITR जमा करने में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का नंबर आता है। देश के प्रमुख 8 प्रॉपर्टी बाजारों में हैदराबाद को छोड़कर प्रॉपर्टी की कीमतों में सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 2.5 अंक की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा कीमतें दिल्ली NCR में बढ़ी हैं। PropTiger.com की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की तीसरी तिमाही में ज्यादातर शहरों में रेजिडेंशियल मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत डबल डिजिट में बढ़ी है। कीमतों में वृद्धि खासकर लग्जरी मकानों की बढ़ती मांग के कारण हुई है। रिजर्व बैंक के लगातार 10वीं बार रेपो दर में कोई भी बदलाव न करने से कीमतों पर और ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। इससे कंपनियों के साथ साथ खरीदार भी कर्ज पर ज्यादा ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, जिस वजह से घरों के दाम पर असर पड़ रहा है। कीमतों में सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 57% की वृद्धि दिल्ली NCR के रेजिडेंशियल बाजार में देखी गई। अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में कीमतों में 15 से 21% की अच्छी वृद्धि हुई। चेन्नई और कोलकाता में सालाना आधार पर 22% की मजबूत वृद्धि देखी गई। मुंबई की कंपैरिजन में किफायती विकल्प माने जाने वाले पुणे में भी 18% की वृद्धि देखी गई। IT हब हैदराबाद में सबसे कम 7% की वृद्धि देखी गई। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।